हेलो सीयूईटी एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्योग्राफी का मॉक 8। मेरा नाम है पूजा और हम करते हैं साथ में डिस्कशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट एरा सॉ द राइज ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का जो है राइज कब देखा गया था। सो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, इट बिकेम पॉपुलर इन जियोग्राफी जब आई वोटर ने जो है अपना पेपर पब्लिश करा था 1963 में, जिसका नाम था द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड थ्योरेटिकल जियोग्राफी। ठीक है, तो 1963 में इन्होंने पेपर पब्लिश करा था। इसी के आसपास जो है इसमें बहुत ज्यादा राइज देखा गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा लेट 1950s, है ना। 1963 में ये पेपर रिलीज हुआ था, उससे कुछ साल पहले एंड कुछ साल बाद तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। बहुत ही इजी है, तो इसमें हमें मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम। देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देन वी हैव शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री और कॉर्न सिरप देख करके तो मुझे लगता है आप बिल्कुल ही मैच कर पाओगे इसको। देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो चलिए देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो रॉ मटेरियल्स की यहाँ पे बात हो रही है, जो कंपोनेंट्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाते हैं एंड फाइनल कमोडिटीज में उसको ट्रांसफर किया जाता है ना, बनाया जाता है। तो द सिलेक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल्स में डिपेंड ऑन द यूज ऑफ द पर्टिकुलर आइटम, है ना, और उसका प्रोडक्शन में कॉस्ट कितना है एंड कितना अवेलेबल है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें चाहिए होता है लाइमस्टोन। क्यों? बिकॉज इट्स फ्लक्स इफेक्ट विच लोअर्स द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज इन द स्टील, कैल्साइट और लाइम इज यूज्ड इन द स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में लाइमस्टोन जो है इसको एक जो है रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि वो इम्प्योरिटीज को जो है क्लीन कर देता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम मैच कर रहे हैं फ्लैक्स को। तो फ्लैक्स फाइबर जो है ये क्या करता है, इनेबल द नोवल स्पिनिंग मेथड्स इन ब्लेंड्स विद अदर रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन वूल और सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, एंड जो है लिनन जो है ये अनदर नेम है फ्लैक्स बेस्ड टेक्सटाइल का। ठीक है, तो फ्लैक्स जो होगा वो होगा कॉटन इंडस्ट्री से मैच। शुगर इंडस्ट्री से मैंने पहले ही बोला था कॉर्न सिरप, रॉ मटेरियल्स फॉर शुगर प्रोडक्शन आर केन जूस, बीटरूट जूस एंड हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। तो रॉ मटेरियल जो है शुगर प्रोडक्शन में जो इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जैसे कि केन जूस है ना, शुगर केन का जो जूस होता है, बीटरूट जूस या हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, हमें पता है एल्यूमिनियम वायर जो है कितना पॉपुलर होता है, वहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट होता है। सो द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मोस्टली यूजेस प्योर एल्यूमिनियम फॉर कंडक्टर ट्रैक्स ऑन सिलिकॉन चिप्स, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन रिफर्ड टू एज झूमिंग। इनमें से किस स्टेट में शिफ्टिंग कल्चर को जो है, इनमें से किस स्टेट में शिफ्टिंग कल्चर को जो है झूमिंग भी कहा जाता है? झारखंड, हरियाणा, असम या फिर पंजाब। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको पता है, जिसको स्लैश एंड बोन एग्रीकल्चर भी कहते हैं, ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है। ठीक है, झूमिंग जो है ना, इसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक असम, मेघालय या फिर नागालैंड में कहा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मूविंग ऑन। Choose the option that best explains the root causes of digital divide from the following. Digital divide का जो है root cause क्या है वो हमें ढूंढना है। Limited availability of technology, insufficient interest in technology, inadequate financial support from the government या फिर inadequate education and training opportunities। तो डिजिटल डिवाइड की जब हम बात करते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम? द डिस्पैरिटी इन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट एंड आईसीटी बेस्ड टूल्स बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो डिजिटल डिवाइड हम किसको बोलते हैं? जो डिस्पैरिटी है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी में, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर ए होगा। क्यों? क्योंकि लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ना, यही प्राइमरी रूट कॉज है डिजिटल डिवाइड का। ठीक है, द मेन रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डिजिटल डिवाइड इज द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज देयर इज लिमिटेड एक्सेस टू द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आईसीटी रिसोर्सेज। ठीक है, तो ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है? When did the development process begin in the tribal area of Burmor? तो ये जो है बहुत ही डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो है भरमौर जो रीजन हम बात कर रहे हैं, ट्राइबल एरिया था, तो इसमें डेवलपमेंट कब शुरू हुआ?
When Gadis was added to the list of scheduled tribes in 1970s, the development process started in the tribal region of Burma. तो 1970s में जो है गद्दीज को जो है ऐड करा गया था शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में। उसके बाद जो है बरमौर रीजन जो है उसमें डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1970s। आगे बढ़ते हैं। मैच द कॉलम, नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स दैट प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट टू ओशियनिक रूट्स, नंबर ऑफ माइनर पोर्ट्स, है ना, परसेंटेज ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड बाय द वैल्यू। तो इसको हमें मैच करना है डेटा से। सो लेट्स सी। तो इंडिया में जो है 12 मेजर पोर्ट्स है। ओके, सो मेजर पोर्ट्स 12 हैं। ओके, एंड देन वी हैव जो है इंडिया का बहुत ही वास्ट कोस्ट लाइन है, आपको पता है। तो 185 मेजर माइनर पोर्ट्स हैं, 12 मेजर है एंड 185 जो है माइनर पोर्ट्स हैं इंडिया में। देन अगर हम ओशियनिक रूट्स की बात करते हैं तो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है एज दे कैरी अबाउट 95% ऑफ द ट्रेड ऑफ वॉल्यूम। जो ओशियनिक रूट्स होते हैं ना वो इंडिया के फॉरेन ट्रेड का 95% बाय वॉल्यूम जो है कैरी करते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा percentage of India's foreign trade by volume that moves through oceanic route 95 and fourth का हो जाएगा 1। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, so C is the correct answer. Moving on, which of the following are examples of conurbation? Conurbation का एग्जाम्पल इनमें से कौन है? न्यूयॉर्क सिटी है, मुंबई है, लॉस एंजलिस है, या फिर ये सभी है? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जो न्यूयॉर्क सिटी है, मुंबई है या फिर लॉस एंजलिस है, ये सारे जो है कॉन्कर्बेशन के एग्जाम्पल हैं। पेट्रिक गेडेस जो थे यही ये टर्म लेकर के आए थे। इन्होंने कहा था एक लार्ज एरिया जो है अर्बन डेवलपमेंट का दैट इज द रिजल्ट ऑफ मर्जिंग प्रीवियसली डिस्टिंक्ट टाउन्स और सिटीज, इसको बोलते हैं हम कॉन्कर्बेशन। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? लॉस एंजलिस, मुंबई, मेट्रोपॉलिटन रीजन एंड न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे हमें बताना है which of the following statements is are correct. Statement 1, global marketplaces exist for trade. Statement 2, little marketplaces are available in the heavily populated areas of South and Southeast Asia. ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ग्लोबल मार्केट प्लेसेस एक्सिस्ट फॉर ट्रेड, है ना, मार्केट प्लेसेस तो होते ही हैं ट्रेड के लिए। ग्लोबल मार्केट प्लेसेस रिफर्स टू द इंटरकनेक्टेड एंड इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम्स वेयर गुड्स, सर्विसेज एंड कमोडिटीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल। दीज मार्केट प्लेसेस फैसिलिटेट ट्रेड बिटवीन कंट्रीज एंड रीजन, अलाउइंग फॉर एक्सचेंज फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अक्रॉस बॉर्डर, विच इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट प्लेसेस क्या है? वहां पर जो है गुड, सर्विसेज एंड कमोडिटीज को लाया जाता है, बेचा जाता है। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट प्लेस एग्जिस्ट करते हैं ट्रेड के लिए। स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट होगा लार्ज मार्केट प्लेसेस आर अवेलेबल इन द हेवीली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, है ना। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया आपको पता है कितने ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो यहाँ के जो मार्केट प्लेसेस होंगे वो लिटिल थोड़ी होंगे, वो तो लार्ज होंगे ना, राइट। तो statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. So C will be our answer. In which year did the television broadcasting sector break away from All India Radio and obtain its distinct identity as Doordarshan? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि किस वर्ष में जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग है वो अलग हट गया था ऑल इंडिया रेडियो से और दूरदर्शन के तौर पे जो है उसकी जो आइडेंटिटी थी उसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था। सो दूरदर्शन, द नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऑफ इंडिया, वाज एस्टैब्लिश्ड 1959 as a part of All India Radio. It was in 1976 that television broadcasting delinked from All India Radio. तो 1976 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, C is the correct answer. What is the primary focus of human geography? Human geography का जो है प्राइमरी फोकस क्या है? स्टडिंग द फिजिकल एनवायरनमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट, उसके बारे में पढ़ना। एनालाइजिंग द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमेना, ह्यूमन फिनोमेना का स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको एनालाइज करना। अंडरस्टैंडिंग द लॉज गवर्निंग जियोग्राफिकल प्रोसेस, जो भी जियोग्राफिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारे आसपास उसके लॉ को समझना।
डिस्क्राइबिंग द नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ, या फिर अर्थ के नेचुरल कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करना। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है प्राइमरीली फोकस ऑन द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमेना एंड हाउ दे कम अबाउट। ठीक है, तो जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं, इट इज अबाउट जो ह्यूमन फिनोमेना है उसका जो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एनालाइज करना इज ह्यूमन ज्योग्राफी। इट इन्वॉल्व्स स्टडिंग एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन कल्चर, इकोनॉमीज, देयर इंटरेक्शन विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, है ना। तो ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस, उनका कल्चर, इकोनॉमी, उनके इंटरैक्शन, फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट के बारे में और हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, न्यू मैंगलोर पोर्ट हैंडल्स अ वैरायटी ऑफ कार्गो इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल्स, कॉफी, टी, वुड पल्प, yarn, ग्रेनाइट स्टोन एंड मोलासेस। Statement 2, New Mangalore Port is situated in the state of Andhra Pradesh and serves the export requirements of iron ore and iron concentrates। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा नहीं है सही। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है मैनेज करता है डाइवर्स कार्गो टाइप्स को, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल्स, कॉफी, टी, वुड पल्प, yarn, ग्रेनाइट स्टोन एंड मोलासेस। स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। न्यू मैंगलोर पोर्ट इज नॉट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, रादर इट इज लोकेटेड इन द स्टेट कर्नाटका। ठीक है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि कर्नाटका में है। तो स्टेटमेंट 2 जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर इज सी। Which of the following styles was used to construct Madras? British style, Portuguese style, French style या फिर Scottish style? तो इनमें से किस स्टाइल का यूज किया गया था मद्रास को कंस्ट्रक्ट करने में? तो इन इंडिया द ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियन पावर्स एस्टैब्लिश्ड सेवरल सिटीज, है ना। हमें पता है ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस जो इंडिया आए थे उन्होंने कई सारे सिटीज को एस्टैब्लिश करा था। द बिगिन इन द कोस्ट वेयर दे एस्टैब्लिश कमर्शियल पोर्ट्स, सूरत, दमन, गोवा जो भी है। एंड ब्रिटिश जो थे उन्होंने जो है अपने इन्फ्लुएंस को 3 मेजर पोर्ट सिटीज में जो है स्टैब्लिश करा था। वो क्या थे? बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। ठीक है, तो ये जो है डेवलप करे गए थे ब्रिटिश स्टाइल में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश स्टाइल। एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया है। टू एंड रीजनल एंड सोसाइटल डिस्पैरिटीज फ्रॉम गेटिंग वर्स, The dash came up with the target area and target group approaches to planning in India। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप का अप्रोच लेकर के आया था प्लानिंग इन इंडिया में। तो हमारा करेक्ट आंसर है आफ्टर इंडिया हैड बीन प्लानिंग फॉर अबाउट अ डेकेड एंड अ हाफ, इट बिकेम क्लियर दैट रीजनल डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक ग्रोथ वाज गेटिंग वर्स, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे रीजनल डिफरेंसेस आ रहे थे। तभी क्या हुआ, जो प्लानिंग कमीशन है वो ये आइडिया लेके आया कि हम कुछ एरियाज एंड ग्रुप्स को जो है टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप्स बना देंगे एंड वहाँ पे हम बेटर प्लान करेंगे। ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि द कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, द डाउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, है ना। इनके तहत उन्होंने जो स्पेसिफिक प्लेसेस को जो है मार्क करा एंड देन वहाँ पे स्पेशल वो चीजें लेकर के आए जिससे वो एरियाज भी डेवलप हो सके। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लानिंग कमीशन। The Durgapur Steel Plant was set up in collaboration with the government of, जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है वो किस गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के साथ इंडिया ने बनाया था? So in 1962 the Durgapur Steel Plant in West Bengal began producing steel in collaboration with the government of the United Kingdom। ठीक है, तो यूके की गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के साथ हमने सेटअप करा था दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following factors do not influence the location of industries? इनमें से कौन सा फैक्टर जो है ना लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को अफेक्ट नहीं करता? एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स, ये तो अफेक्ट करेगा ना। पावर, ये भी करेगा। कैपिटल या फिर टाइम कंज्यूम टू प्रोड्यूस गुड्स। सो हमारा जो आंसर है वो है टाइम। Access to raw materials, power, the market, capital, transportation and labor among other things all have an impact where industries are located। जो location of industries होंगी ना वो इन सारी चीज़ों से जो है impact होगी। raw materials हो गया, power हो गया, market हो गया, capital हो गया, transportation हो गया। लेकिन the relative importance of other elements changes across time spaces। लेकिन किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो टाइम कंज्यूम हुआ है उससे लोकेशन का कुछ लेना देना नहीं है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी।
ओके, डैश इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। तो इनमें से वो क्या है जो इंडिकेट करता है लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी? टेक्नोलॉजी, ह्यूमन वैल्यूज, ब्रदरहुड या फिर एनवायरनमेंट? तो टेक्नोलॉजी जो है ना वो इंडिकेट करता है द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर इज इन्नोर पोर्ट लोकेटेड एंड व्हाट पर्पस डज इट सर्व? ठीक है, तो इन्नोर पोर्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है एंड इसका पर्पस क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है इन्नोर पोर्ट इज सिचुएटेड 25 किलोमीटर्स साउथ ऑफ चेन्नई एंड सर्व्स एज अ सप्लीमेंट्री पोर्ट टू हैंडल एक्सेस कार्गो फ्रॉम चेन्नई पोर्ट। यानी कि इन्नोर पोर्ट जो है वो चेन्नई से साउथ 25 किलोमीटर साउथ में सिचुएटेड है एंड इसका जो पर्पस है वो ये है कि ये एक सप्लीमेंट्री पोर्ट की तरह काम करता है ऑफ चेन्नई पोर्ट। हमारा ऑप्शन बी देख लेते हैं। इन्नोर पोर्ट इज लोकेटेड 25 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ चेन्नई, यानी कि चेन्नई से नॉर्थ में 25 किलोमीटर्स पे सिचुएटेड है इन्नोर पोर्ट एंड प्राइमरीली इसको बनाया गया है टू एलिवेट कंजेशन एट चेन्नई पोर्ट, ठीक है। और इसको बनाया गया है चेन्नई पोर्ट पे जो कंजेशन है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा जो वो बिजी हो जाता है क्योंकि इतने सारे कार्गोज आना जाना, शिप्स एंड एवरीथिंग, तो ये जो कंजेशन है इसको एलिवेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए। ऑप्शन सी, इन्नोर पोर्ट इज सिचुएटेड इन केरला एंड इज इंटेंडेड टू फैसिलिटेट द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो क्या इन्नोर पोर्ट जो है वो केरला में सिचुएटेड है और क्या ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स के लिए बनाया गया है? चौथा, इन्नोर पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड इज डिजाइन्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द इंपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। या फिर इन्नोर पोर्ट जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है और इसको डिजाइन किया गया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के लिए। सो इन्नोर पोर्ट सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ चेन्नई, जो इन्नोर पोर्ट है ना वो नॉर्थ ऑफ चेन्नई 25 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ चेन्नई पे सिचुएटेड है एंड इट वाज डेवलप्ड टू ईज द बर्डन ऑन चेन्नई पोर्ट बाय हैंडलिंग एक्सेस कार्गो एंड रिड्यूसिंग कंजेशन, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ओके, सो मूविंग ऑन, identify the options that best characterizes a notable trait of traditional industrial region। तो आपको जो है वो ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है जो कैरेक्टराइज करता है notable trait of traditional industrial regions, scarce job prospects in the manufacturing sector, presence of high-end housing and services, a pleasant environment with minimal pollution या फिर a significant percentage of employment in the manufacturing industry alongside insufficient services। So traditional industrial regions are often marked by considerable proportion of employment in the manufacturing industry, but they may lack adequate services such as healthcare, education and transportation, ठीक है। तो ये जो है इसका जो notable feature है वो क्या है? Significant percentage of employment in the manufacturing industry, ठीक है। तो correct answer हो जाएगा हमारा D। How long is the Mumbai port in terms of its length? मुंबई पोर्ट जो है वो कितना लंबा है? लेंथ की अगर हम बात करें तो मुंबई पोर्ट जो है 20 किलोमीटर लॉन्ग है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। Which of the following is true for market gardening and horticulture? Market gardening and horticulture की जब हम बात करते हैं तो इनमें से क्या सही है? They are both subsistence agriculture. They are both practiced on large scale. They are both focused on the cultivation of a limited range of crops या फिर they are both focused on high value crops। इसका आंसर हो जाएगा डी। Both market gardening and horticulture are focused on cultivation of high value crops such as fruits, vegetables and flowers, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, एंड आपको वो चूज करना है जो करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल्स को दर्शाते हैं। तो स्टेटमेंट 1, प्लांट बेस्ड एनिमल बेस्ड गुड्स सर्व एज द रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। प्लांट और एनिमल बेस्ड जो गुड्स होते हैं वो रॉ मटेरियल्स होते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के। मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल्स। जो मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एज रॉ मटेरियल्स। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल सोर्स।
एज रॉ मटेरियल्स जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, क्या वो मिनरल्स ओर्स को यूज करती हैं रॉ मटेरियल के तौर पे, या फिर जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम सीज एंड ओशियंस एज रॉ मटेरियल्स। सो दिस इज ऑफ कोर्स रॉन्ग। जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होंगी वो सी और ओशियन के रॉ मटेरियल्स को क्यों यूज करेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल्स, रॉन्ग है ये, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो सी होगा। स्टेटमेंट 1 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। तो प्लांट बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होंगी, प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड जो गुड्स होंगे वो रॉ मटेरियल्स होंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के, एंड सिमिलरली मिनरल ओर्स जो होंगे वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल्स होंगे, ठीक है। और मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होंगे जहां पे सी या फिर वाटर से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल्स है वो यूज किए जाएंगे, ठीक है, ओके। And as implied by the name, agro-based industries are connected to agriculture, है ना। agro-based industries जो होंगे agriculture से related होंगे। agro-based companies are those that derive raw materials from agricultural produce based on plants and elements, ठीक है। तो statement 1 जो था हमारा correct था। by processing agricultural production and producing commodities that can be sold and utilized, they also raise their value, ठीक है। India is one of the several nations having agro-based industries, ओके। एंड देन हम बात कर रहे हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की। तो 5 मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो इंडिया की आयरन स्टील इंडस्ट्री, ये क्या यूज करती है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स, उसको यूज करती है, क्लियर है। एंड जो बाकी है वो हमारा रॉन्ग था स्टेटमेंट। मूविंग ऑन, environmental pollution is classified on the basis of the climate of the observed area, population residing in the observed area, pollutant and medium of pollution, the presence of industries in an area। तो जब हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की, द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी रिजल्ट्स इन ह्यूमन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन मीडियम through which pollutants are transported and diffused. Pollution can be classified into air, water, land and noise, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा C, pollutant and the medium of pollution। Which figure describes the lower limit of the population size for urban centers in Thailand? Thailand एक देश है, तो वहां पे जो है lower limit of the population size क्या है for urban centers? तो वो है 2500। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा A। अब ये असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजी इनोवेशंस इज क्रूशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज। ये हमारा असर्शन है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो होते हैं वो क्रूशियल हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज। इसका रीजन है टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड रिड्यूस कॉस्ट। तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन जो है ये क्या कर सकती है, इंप्रूव कर सकती है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को और रिड्यूस कर सकती हैं कॉस्ट को। आंसर इज ए, यानी कि असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैन एनहांस द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू एंड इम्प्रूव्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। Moreover, technological innovation can also lead to the development of new products and services, expanding the range of offerings in the secondary activities. In summary, the importance of technological innovations in the growth and development of secondary activities cannot be overstated, as it can result in substantial enhancements of the productivity, efficiency and cost effectiveness. तो हमारा correct answer हो जाएगा A। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया है। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो पहला है हमारा टर्शियरी एक्टिविटीज, दूसरा है क्वाटरनरी एक्टिविटीज, क्विनरी एक्टिविटीज, ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना, इसको हमें मैच करना है। तो टर्शियरी एक्टिविटीज की जब हम बात करते हैं, इट रिफर्स टू द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी दैट प्रोवाइड सर्विसेज, है ना। तो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है ये, ओके, ये रहा सर्विसेज, तो इसका हो जाएगा 3। 2 में है क्वाटरनरी एक्टिविटीज, ये हो जाएगा 1 इंफॉर्मेशन बेस्ड रिसर्च, है ना, एंड डेवलपमेंट बेस्ड। क्विनरी एक्टिविटीज की जब हम बात करते हैं तो क्विनरी एक्टिविटीज वाले कौन होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं। एंड ट्रेड एंड कॉमर्स की जब हम बात करते हैं, अर्बन सप्लाई हाउसेज, रूरल मंडीज, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, ठीक है। तो क्विनरी, क्वाटरनरी और क्विनरी एक्टिविटीज आपको पता होनी चाहिए। क्विनरी एक्टिविटीज रिफर्स टू नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व क्रिएशन, डिसेमिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज जो होती हैं
refers to the knowledge based activities, and क्वीनरी एक्टिविटीज जो होती हैं वो फोकस्ड ऑन हाई लेवल डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे होती हैं। और ट्रेड एंड जो लास्ट बचा है, अर्बन सप्लाई हाउसेज, रूरल मंडीज एंड होलसेल ट्रेड्स और रिटेल ट्रेड्स। तो ये जो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है ट्रेड एंड कॉमर्स को रेफर करते हैं। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। Choose the option that correctly identifies the range of sucrose content found in sugarcane, keeping in mind the variation in different varieties. तो sucrose content जो है sugarcane में जो मिलता है वो आपको बताना है। तो it is about 9 to 12%, ठीक है, 9 से 12% is common। so हमारा correct answer is B। शुगर केन इज अ वेट लूजिंग क्रॉप। शुगर केन जो होता है एक वेट लूजिंग क्रॉप है, क्योंकि अगर आप उसको बहुत दिन छोड़ दोगे तो उसका जो उसमें जो सुक्रोज है वो क्या होगा, ड्राई होना शुरू हो जाएगा। और जो रेंज होता है सुक्रोज कंटेंट का वो 9 से 12% होता है, ये आपको याद रखना है। द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी आर एम्प्लॉयड इन द डैश सेक्टर, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स जो है डेवलप्ड इकोनॉमी की बात हो रही है, यानी कि डेवलप्ड नेशन में जो है किस सेक्टर में एम्प्लॉयड होते हैं। तो डेवलप्ड इकोनॉमीज की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर से अलग टर्शियरी सेक्टर में जो है सबसे ज्यादा जो है लोग इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो किसी भी डेवलप्ड नेशन में मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स जो होंगे वो टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयड होंगे, याद रखना है आपको ये। हाउ इज पॉपुलेशन डेटा कलेक्टेड? पॉपुलेशन डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है? सेंसस, सर्वे, क्वेश्चनर या फिर इंटरव्यूज? ऑफ कोर्स सेंसस के थ्रू, है ना। In India, population data is collected through census. A census is conducted every 10 years. हर 10 साल पे census conduct किया जाता है, जिससे गैदर करते हैं हम population का डेटा। पहला जो population census हुआ था इंडिया में वो 1872 में हुआ था, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस जिसको हम मानते हैं वो 1881 में हुआ था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। अरेंज द फॉलोइंग पोर्ट्स फ्रॉम ईस्ट टू साउथ अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। तो ये जो पोर्ट्स हैं इसको हमें अरेंज करना है ईस्ट टू साउथ में, ठीक है। तूतीकुरिन, चेन्नई, हल्दिया एंड पारादीप। तो करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम ईस्ट टू साउथ इज 3, 4, 2, 1। हल्दिया पोर्ट जो है ये कहाँ पे, कोलकाता के आसपास है। देन वी हैव पारादीप पोर्ट्स, ये सिचुएटेड है उड़ीसा में। देन वी हैव चेन्नई पोर्ट जो ओल्डेस्ट पोर्ट है इंडिया में, ये सिचुएटेड है कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट पे। एंड देन वी हैव तूतीकुरिन पोर्ट जो कि है सिचुएटेड इन द साउदर्न मोस्ट रीजन, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हल्दिया, देन वी हैव पारादीप, देन वी हैव चेन्नई एंड देन तूतीकुरिन। अरेंज द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, ठीक है। तो इनको अरेंज करना है आपको लैंड ट्रांसपोर्ट को, जिसमें कॉस्ट सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रही है, रोड, रेलवेज या फिर पाइपलाइन। तो पाइपलाइन जो है इसका जो इनिशियल कॉस्ट है वो थोड़ा ज्यादा है, बट एक बार ये बन गया तो जिसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो बहुत लो है। फिर रेलवे आता है एंड देन रोड आता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट बट इज लेस एफिशिएंट देन रेलवेज एंड रेलवेज विल बी इन द मिड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हाउ मच ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया डू सीरियल्स ऑक्यूपाई, ठीक है। तो इंडिया की जब हम बात करते हैं ना तो इसमें जो है सीरियल्स का कितना जो परसेंटेज है क्रॉप्ड एरिया का जो है प्रतिशत जो है सीरियल्स ऑक्यूपाई कितना करती है इंडिया में, तो 54% ऑफ इंडियाज टोटल क्रॉप्ड लैंड इज यूज्ड फॉर सीरियल्स। तो 54% यानी कि डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। What is the median age in India? इंडिया में जो है मीडियन एज कितना है, तो मीडियन एज ऑफ अ कंट्री इज द एज दैट डिवाइड्स पॉपुलेशन इनटू 2 हाफ्स। पॉपुलेशन को 2 हाफ में डिवाइड कर देगा किसी भी कंट्री के, उसको हम बोलते हैं मीडियन एज, ठीक है। द मीडियन एज इन इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली 28 ईयर्स, ठीक है। तो इंडिया में जो है मीडियन एज इज 28 ईयर्स। In 1981, the National Commission for Development of Backward Areas declared all mountain areas dash not covered by tribal subplans as backward hills, ठीक है। तो 1981 में जो है नेशनल कमीशन फॉर डेवलपमेंट ने ऑफ बैकवर्ड एरियाज उन्होंने क्या करा, ऑल द माउंटेन एरियाज जिसकी हाइट जो है कितनी थी, नॉट कवर्ड अंडर ट्राइबल सब प्लान्स एज बैकवर्ड हिल्स, इसको ऐसा डिक्लेयर कर दिया। इसका क्या था, तो ये था मोर देन 600 meters. In 1981, the National Committee on the Development of Backward Areas made the recommendation that all the hills areas in India with a height more than 600 meters that were not included in the tribal subplan be considered backward hill areas.
तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अबव 600 मीटर्स। ठीक है, एक और फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ब्रॉडली डैश परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट डैश % ऑफ द लैंड एरिया। ठीक है, तो patterns of population distribution are crucial in demography and geography. In broad sense, approximately 90% of world's population lives in around 10% of area. तो हमारा सही आंसर हो जाएगा C। तो 90% जो दुनिया का पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% एरिया पे रहता है। अब यहाँ पे आ गया है एक मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम। तो सोशल जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी, इसको आपको मैच करना है। ठीक है, तो सोशल ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ ज्योग्राफी ऑफ लीजर। पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है मिलिट्री ज्योग्राफी इसका सब फील्ड है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म जो है इसका सब फील्ड है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। Which of the following cannot be considered a contaminant that causes air pollution? इनमें से किसको हम एक contaminant नहीं मान सकते हैं जो एयर पॉल्यूशन कॉज करता है? फ्यूम्स, ओडर, नाइट्रोजन या फिर ओजोन। तो इन एडिशन ऑफ contaminants like dust, fumes, gas, fog, odor, smoke or vapor to the air in substantial proportion and for certain duration can cause harm to the environment. However, nitrogen is an essential element of life. ठीक है, तो नाइट्रोजन को जो है हम कंसिडर नहीं कर सकते एज अ मेजर कंटामिनेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम का जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है? कोल, नेचुरल गैस, फॉसिलाइज्ड प्लांट एंड एनिमल्स रिमेन्स या फिर मिनरल्स। बहुत ही इजी लग रहा है ये तो क्वेश्चन, तो सी होगा आंसर ना। फॉसिलाइज्ड रिमेन्स जो होंगे एंशिएंट प्लांट और एनिमल्स के जो बहुत सालों से जो है कन्वर्ट हुए हैं वही तो बनते हैं ना पेट्रोलियम, राइट। तो सही आंसर हो जाएगा फॉसिलाइज्ड प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स। How have diesel and electric engines replaced steam engines to improve the environment of railway stations in India? तो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स जो है इन्होंने क्या करा था? स्टीम इंजन को रिप्लेस करा था ना, तो इससे क्या इंप्रूवमेंट आया है? The replacement of steam engines with diesel and electric engines has significantly improved the environment of railway stations in India. Steam engines used to emit a large amount of smoke and soot, which not only caused air pollution but also made the station and surrounding areas dirty and dusty. ठीक है, तो डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स के आने से क्या हुआ है? क्लीनर और मच जो लेस पॉल्यूशन है वो हो रहा है। ठीक है, एंड जीरो एमिशंस भी हो रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इट हैज रिड्यूस्ड एयर पॉल्यूशन। तो स्टीम इंजन आपने देखा होगा, उससे क्या होता था? कोयला जला करके स्टीम प्रोड्यूस करके उससे चलती थी रेल, है ना। तो उसको रिप्लेस कर दिया गया है किससे? इलेक्ट्रिक इंजन से। तो एयर पॉल्यूशन जो है इससे कम हुआ है। ठीक है, What is the term used to describe cities that are largely involved in export and import activities or where inland transportation hubs are located? तो वो कौन सा टर्म है जिससे हम डिस्क्राइब करते हैं उन सिटीज को जो इन्वॉल्व होते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक्टिविटीज में? एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन सिटीज? नो। माइनिंग टाउन्स? नो। ट्रांसपोर्ट सिटीज या फिर इंडस्ट्रियल टाउन? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ट्रांसपोर्ट सिटीज, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो एक्टिविटीज यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि सिटीज लाइक कांदला, कोच्चि, कोझिकोड एंड विशाखापट्टनम where ports play a major role in import and export operations are known as transport cities. ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट सिटीज। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मैच द कॉलम। कॉलम 1 को आपको मैच करना है कॉलम 2 से। फ्लोरिकल्चर, विटिकल्चर, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर। तो ये आपको याद रखना है। विटिकल्चर क्या होता है? फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स। प्लांटेशन, फार्मिंग ऑफ ट्री। हॉर्टिकल्चर क्या होगा? फार्मिंग ऑफ फ्लावर्स या फिर फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? बताइए। सो हॉर्टिकल्चर जो होगा वो फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होगा और फ्लोरिकल्चर जो होगा कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए। अब जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप आराम से पहले इसको पूरा पढ़ो एंड देन यू आंसर, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं ना हमेशा जो है पैसेज में ही छुपे होते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट प्राइमरी फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द एयर पॉल्यूशन क्राइसिस इन नोएडा। जो हमारा ये पैसेज है ये नोएडा सिटी के कुछ एस्पेक्ट्स को बताता है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्राइमरी फैक्टर कंट्रीब्यूट्स जो करता है एयर पॉल्यूशन में वो क्या है। ये देखिए, एयर पॉल्यूशन हैज इमर्ज्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है। हेल्थ ऑफ इनहैबिटेंट्स, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। द एस्केलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नोएडा इज प्राइमरीली एट्रीब्यूटेड टू द एक्सटेंसिव कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देखो क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना।
तो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये जो है इसका जो है रीजन है एयर पोल्यूशन का, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। द पैसेज पॉइंट्स आउट दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम कॉजिंग एयर पोल्यूशन इन नोएडा इज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अभी हमने देखा। दिस मीन्स कि व्हेन कार्स, बसेस एंड फैक्ट्रीज यूजेस फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल एंड कोल, दे रिलीज अ लॉट ऑफ हार्मफुल गैसेज इनटू द एयर। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ये देखिए आप पैसेज में बिल्कुल लिखा हुआ है, तो इसी तरह आपको ढूंढ करके आंसर करना है। सेम पैसेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट द स्टेटमेंट अर्बन स्मोग इन नोएडा इज प्राइमरीली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जो अर्बन स्मोग है ना नोएडा में, वो एक कॉन्सिक्वेंस है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का। ये ट्रू है या फॉल्स, ये आपको बताना है। तो the statement in the question is not correct because the passage tells us that smoke in Noida is mainly due to pollution from cars and buses and factories, है ना। अभी हमने देखा, ये देखिए आप, extensive combustion of fossil fuels, है ना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। What can be inferred about the health impact of air pollution in Noida? तो हेल्थ इम्पैक्ट जो पड़ रहा है एयर पॉल्यूशन की वजह से, उससे हमें क्या पता चलता है? इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, गलत बात है। एयर पॉल्यूशन होगा तो इम्पैक्ट तो होगा ही। इट प्रीडोमिनेटली कॉजेज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एयर पॉल्यूशन से तो कॉज नहीं होगा। इट ओनली अफेक्ट्स द एल्डरली पॉपुलेशन ऑफ नोएडा, सिर्फ एल्डरली पॉपुलेशन ऑफ नोएडा को तो ये अफेक्ट नहीं करेगा ना। इट लीड्स टू इंक्रीज रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड सर्कुलेटरी डिजीजेस, यस दिस इज करेक्ट। हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। आप इसको पैसेज में भी ढूंढ सकते हो, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द हेल्थ इम्प्लीकेशंस ऑफ नोएडा रेसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग। ठीक है, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है बहुत सारी डिजीजेस अफेक्ट कर रही है, और ये किसकी वजह से है? एयर पॉल्यूशन की वजह से है। Which of the following best explains the causes of lower pH level? इनमें से जो है क्या एक्सप्लेन करता है लोअर pH लेवल जो है नोएडा के, नोएडा फर्स्ट रेन आफ्टर समर, पहला जो रेन होता है समर के बाद उसको। आंसर डी। द पैसेज एक्सप्लेन्स दैट द फर्स्ट रेन आफ्टर समर इन नोएडा इज मोर एसिडिक, जिसका जो पीएच है वो लोअर होता है देन द लेटर रेन्स, है ना। इट हैपेंस बिकॉज एयर इज फुल ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जो एयर है वो फुल ऑफ क्या है? पॉल्यूटेंट से भरा पड़ा है। एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है नोएडा में, है ना। ये देखिए हमने पढ़ा है, ऑब्जर्वेशन रिवील्स दैट द पीएच वैल्यू ऑफ नोएडाज फर्स्ट रेन आफ्टर समर इज कंसिस्टेंटली लोअर, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? ओके, तो अब देख लेते हैं हम अपना अगला पैसेज। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चन आपको, जो सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं पैसेजेस से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप ज़रूर अटेम्प्ट करना, है ना, क्योंकि आप देख सकते हो पैसेज जो है वो बहुत ही इजी आते हैं एग्जाम में, राइट। एंड अगर आप थोड़ा सा टाइम इस पर ज़्यादा स्पेंड, आई नो इस पर थोड़ा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि पूरा पैसेज पढ़ के देन यू हैव टू सॉल्व, बट इट विल ऑल्सो इंश्योर कि आपके जो है ना 5 क्वेश्चन तो करेक्ट हो गए हैं। तो अगर आपको लगे कि आप थोड़े कॉन्फिडेंट हो तो आप ज़रूर कॉम्प्रिहेंशन को तो ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा एग्जाम में। ठीक है, इसी के साथ हम देख लेते हैं अपना अगला पैसेज। तो सबसे पहले जैसे आप देख सकते हो ये पैसेज थोड़ा छोटा है, तो इसको आप आराम से पढ़ लो 2-3 बार एंड देन यू ट्राई टू आंसर। ठीक है, तो ये जो पैसेज है हमारा, सम नेशंस लाइक इंडिया, the primary economic activity as well as the population density are taken into consideration when classifying a settlement as urban. Similar to the United States, Italy defines a place as urban if more than 50% of its economically active people work outside of agriculture. ठीक है, तो ये एक छोटा सा पैसेज है, यहाँ पे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड जो अर्बन एरियाज है उसके बारे में बताया हुआ है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। What is the criterion for classifying a place as urban in Italy? इटली जो एक कंट्री है, बहुत ही फेमस यूरोपियन कंट्री, तो वहाँ पे जो है किसी भी एरिया को या प्लेस को अर्बन कहने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फिक्स करे गए हैं। तो आप पैसेज में देख सकते हो, Italy defines a place as urban if more than 50% of its economically active people work outside of agriculture. तो इटली में क्या है कि अगर वहाँ के लोग 50% से ज़्यादा के लोग किसी भी प्लेस के एग्रीकल्चर के अलावा कोई दूसरा काम करते हैं तो उसको अर्बन घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना सिंपल है ये। पॉपुलेशन डेंसिटी नो, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी नो, बोथ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी नो, परसेंटेज ऑफ इकोनॉमिकली एक्टिव पीपल वर्किंग आउटसाइड ऑफ एग्रीकल्चर, यस। सो डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इन इटली अ रीजन इज कंसिडर्ड टू बी अर्बन इफ मोर देन 50% ऑफ द इकोनॉमिकली एक्टिव पीपल और पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री अदर देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अलावा
कहीं पर भी काम कर रहे हो लोग 50% से ज्यादा, तो इटली में ऐसे प्लेसेस को अर्बन एरिया घोषित कर देते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। What criteria does India use to classify a settlement as urban? तो अब इंडिया में क्राइटेरिया है किसी भी सेटलमेंट को क्लासिफाई करने के लिए एज अर्बन। पॉपुलेशन पॉपुलेशन डेंसिटी, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनली, बोथ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, या फिर नाइदर पॉपुलेशन डेंसिटी नॉर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आप इसको यहाँ पे सर्च करो। इन इंडिया द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एज वेल एज द पॉपुलेशन डेंसिटी आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हेन क्लासिफाइंग अ सेटलमेंट एज अर्बन, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इंडिया क्लासिफाई अ सेटलमेंट एज अर्बन बेस्ड ऑन बोथ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन नीड्स टू वर्क आउटसाइड ऑफ एग्रीकल्चर फॉर अ प्लेस टू बी क्लासिफाइड एज अर्बन? तो ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में भी। तो 50%, इट्स क्लियर कट, यहाँ पे दिया हुआ है पैसेज में। तो आंसर हो जाएगा 50%। So D is our correct answer. Clear है? In the context of urban classification, what role does population density play in some nations? है ना। तो जब हम urban classification की बात करते हैं तो कुछ nations यानी कि कुछ देशों में जो है population density का क्या रोल होता है? It is the sole criteria for classification. It is not considered at all. It is considered for rural areas only, या फिर it is considered alongside primary economic activity. तो आप पैसेज के बिगिनिंग में ही देख सकते हो, क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एज वेल एज पॉपुलेशन डेंसिटी को कहीं कहीं कंसिडर किया जाता है, जैसे कि इंडिया में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्बन क्लासिफिकेशन पॉपुलेशन डेंसिटी प्लेज अ रोल इन सम नेशंस एज इट इज कंसिडर्ड अलोंगसाइड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, सो आवर करेक्ट आंसर इज डी। मूविंग ऑन, तो ये आ गए हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्राइमरी क्राइटेरियन फॉर क्लासिफाइंग अ सेटलमेंट एज अर्बन इन सम नेशंस एज मेंशन्ड इन द पैसेज? ठीक है, तो प्राइमरी क्राइटेरिया क्या है किसी भी सेटलमेंट को अर्बन घोषित करने के लिए कुछ कंट्रीज में, जैसा कि पैसेज में बताया है? लैंग्वेज, कल्चरल डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन पिरामिड, या फिर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, इन चीजों को कंसिडर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। द पैसेज इंडिकेट्स दैट इन सम नेशंस द प्राइमरी क्राइटेरियन फॉर क्लासिफाइंग अ सेटलमेंट एज अर्बन इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारे ये मॉक डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है। मैं आपसे मिलूंगी अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय।